बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रोरमन जानिला कि हर हफ्ता हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रोरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकील जानकारी लेकर आगे चलू हमरे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीजों उपचार योजना है कृषकों के लिए लाभकारी। मल्चिंग विधि के प्रयोग से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। कीट व्याधियां और रोग फसलों पर लगते हैं, जिस कारण कभी कभी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो 75% तक रोग व्याधियों और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा करना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसी एक विधि है मल्चिंग। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर आप सिंचाई जल की बचत कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या भी कम होती है। खेती बाड़ी में होने वाले लेबर एवं अन्य खर्चों को भी मल्चिंग कम करता है और साथ ही उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ता है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त बेहतर उपज देने में सक्षम हैं। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। छोटे खेत बगीचे या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चलित ये मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति पंडरा, जहां से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, आज सबसे पहले लेंगे हम चावल को। चावल का प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। फिर हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर हम लेंगे दाल को। दाल में हम लेंगे अरहर दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 16,000 रुपये। फिर हम आते हैं तेल की तरफ, जिसमें हम लेंगे वनस्पति को, जिसका दर है 10,000 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे दर्शकों नमक को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2,360 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के बाद ही और मन के जानकारी देवा थी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो
अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाते जानकारी को। ये जो जानकारी बहुत सुंदर है, हर किसान भाई बहन के जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो जानकारी है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में धान के प्रभेदों का चुनाव तथा धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में भाई के तो जानना बहुत जरूरी है, हर किसान भाई बहन मन के। तो चलो रौरमन के हम सीधे लेके चला थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है। झारखंड के तमाम इलाकों में इस सीजन में धान की खेती की जाती है। ज्यादातर किसान आज भी धान की खेती पारंपरिक विधि से करते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वह सही तकनीक का इस्तेमाल करे और धान के उन प्रभेद का चयन करे जिससे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छी धान की खेती हो सके, ये जरूरी है। जोहार। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है।
किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में धान के प्रभेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो धान का कौन सा प्रभेद उत्तम हो सकता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्नत कृषि तकनीक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा से। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा धान की खेती के बारे में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, झारखंड में धान की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है और यहाँ के खेतों का आकार छोटा, मध्यम और बड़ा तीनों तरह से होता है। तो हमारे पास धान की भी प्रजातियाँ तीनों प्रकार की भी हमारे पास हैं, जो हम लोग कुछ ज़्यादा अवधि के लिए होती हैं, जिसमें 150 दिन तक में फसलें पक के पूरी होती हैं, और कुछ मध्यम अवधि वाली प्रजातियां होती हैं जो 125 से 130 दिन में पक जाती हैं, और कुछ बहुत अगेती होती हैं जो कि 90 से 100 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धान ये खरीफ फसल है और ये खरीफ मौसम की बहुत ही प्रमुख फसलों में से एक है। और ये केवल खरीफ की फसल नहीं, हमारी खाद्यान्न फसलों की भी प्रमुख फसल है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम धान को प्रमुख खाद्यान्न फसलों में रखते हैं। और इस समय हमारे पास बहुत सारी वैरायटियाँ, बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं धान की जो हम अर्ली अगेती के साथ साथ काफ़ी मतलब लंबी अवधि वाली प्रजातियाँ भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जहां हमारे पास जल की उपलब्धता है, जहां हमारे पास खेतों में पानी देने के साधन अगर अवेलेबल हैं, तो वहां पे हम लोग लंबी अवधि वाली फसलों का किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और जहां पे हम लोगों के पास पानी का कम उपलब्धता है, वहां पे हम लोगों को अगेती किस्मों का चयन करना चाहिए। उससे हम लोगों को उपज मिलने का अच्छा मौका बना रहता है, क्योंकि अगर हम लोग लंबी अवधि वाली फसलों का किस्मों का चुनाव कर लेते हैं और वहाँ पर पानी बाद में नहीं मिलता है, तो जिस समय हमारी फसल में फूल बनते हैं और उसके बाद उसमें मिल्किंग स्टेज एक होती है जो आती है, अगर उस समय हम उसे अच्छा पानी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो हमारी फसल को लगभग 50 से 60% तक उपज कम हो सकती है, पूरी उपज भी बेकार हो सकती है। पूरी फसल हमारी पानी के बिना रह नहीं हो पाएगी, क्योंकि धान को पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जानकार कहते हैं कि झारखंड में जो खेत हैं वो ऊंचे नीचे या टाड़ वाले होते हैं और ऐसी जमीन पर धान की सामान्य खेती मुश्किल होती है। टाड़ में अगर किसान धान की खेती आधुनिक विधि से करे तो उन्हें अच्छी उपज मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रभेद का चयन सही किया जाए। जानकार कहते हैं कि इस सीजन में टाड़ वाले खेत की जुताई कर धान की सीधी बुआई करें। इसमें बिचड़ा करने और रोपा विधि से खेती करने पर लागत कम आती है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि धान की कैसे हम खेती अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, धान की हम दोनों तरह से खेती करते हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों तरह से फसल को उगा सकते हैं। एक तो हम लोग करते हैं डायरेक्ट सीडेड कर देते हैं, मतलब हम लोग उसे सीधा सोइंग कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पास वर्षा आधारित खेती करने के लिए ही केवल पानी उपलब्ध है, तो हम वहाँ पर सीधा वर्षा आधारित खेती पे क्या करेंगे कि उसे हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, सीधा सोइंग कर देते हैं। लेकिन उससे हमारे धान की उपज बहुत अच्छी नहीं मिलती है। अगर हमारे पास पानी अवेलेबल है तो हम लोगों को वहाँ पर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पहले हम खेत की अच्छे से जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हम उसे पडलिंग करने के बाद पूरी मिट्टी को पलट देते हैं। ट्रैक्टर चलित यंत्र हमारे पास इस समय बहुत अवेलेबल है, जिससे हम लोग पडलिंग को यूज़ कर सकते हैं और फिर हम उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। उससे अगर हम अपनी फसल उगाते हैं तो उसमें हमारा लगभग 25 से 30% कम से कम ज़्यादा उपज मिलती है, जो सीधा सोइंग करते हैं उसके अपेक्षा। जी, झारखंड में किसान भाइयों को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो
MTU 7029 जिसे हम लोग स्वर्णा के नाम से जानते हैं, उसके चावल खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक उसमें समस्या है कि वो काफ़ी दिनों में पककर तैयार होती है। उसकी अवधि 145 से 155 दिन है, तो लगभग हमें 5 महीने पूरे हमारे खेत को कवर करके वो रखती है। अगर हम उसकी जगह पर मध्यम अवधि वाली फसलों का चुनाव करते हैं तो हमारे खेत में पानी की उपलब्धता थोड़ा कम समय पहले भी अगर ख़त्म हो जाती है तो हमारे वहाँ पर वो फसल काफ़ी अच्छी उपज देगी। जैसे कि IR64 बहुत अच्छी, काफ़ी पुरानी वैरायटी के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर वैरायटी भी है और ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि कुछ हम अगेती किस्मों को भी हम लोग यूज में ले सकते हैं, तो उसमें एक किस्म है वंदना जो कि 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी उपज स्वर्णा से लगभग आधी मान के चलते हैं, क्योंकि जितना जल्दी लाइफ साइकिल पौधा पूरा करता है उसे उत्पादन भी उसका उतना ही कम हो पाता है। तो स्वर्णा का उत्पादन लगभग 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास एवरेज निकल जाता है और वंदना का जो हम लोग उपज देखेंगे तो वो लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग मध्यम अवधि वाला चुनाव करते हैं तो उससे हमारी उपज लगभग 40 से 45 क्विंटल के आसपास हो जाने की संभावना है और अगर हम अच्छे से उसे पानी टाइम पे खाद बीज देते हैं तो हमारी फसल अच्छा उत्पादन देती है। जहां तक झारखंड में धान के अच्छे प्रभेद की बात है तो इसके लिए किसान वंदना, कतिका, तुरंता, बिरसा धान 109, बिरसा धान 111, खंडगिरी, सिंजेटा 807 प्रभेद का चयन कर सकते हैं। ये प्रभेद 90 से 100 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 30 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक है। जी, कम पानी के लिए हम लोगों को अगेती वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया वंदना हमारे पास है, अंजलि है और NDR 97 है। ये मतलब आपके बिहार में, यूपी में और झारखंड में भी आसानी से उत्पादन किया जा सकता है इन किस्मों का और ये 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। ये अगेती किस्में बोली जाती हैं। तो इनके लिए पानी का भी आवश्यकता थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो 150 दिन में फसल पक के तैयार होगी उसमें पानी का इससे लगभग दुगना पानी हम लोगों को आवश्यक होता है। जो 100 डेज में फसल पककर तैयार हो रही है और दूसरा 150 दिन में, तो मतलब हम लोगों को पानी का अगर बचाव करना है या पानी की उपलब्धता कम है तो अगेती किस्मों का चयन करके हम अच्छी उपज ले सकते हैं। उर्वरक के बारे में हम, जैसा कि यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी है और फास्फोरस की, इसके साथ साथ नाइट्रोजन की कमी तो हमारे देश की काफ़ी जगह के प्रदेशों में भी है, लेकिन हम लोग अपने जहाँ पे थोड़ा पानी रुकने की कैपेसिटी जिससे मृदा में होती है वहाँ पे धान की खेती आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए हम लोगों को उर्वरक जैसे कि नत्रजन का अगर हम लोग देखें तो 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद हम लोगों को फास्फोरस का भी 40 किलोग्राम के आसपास हम लोगों को प्रति हेक्टेयर अगर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब फर्टिलाइज़र का जो रिकमेंडेड डोज है मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा कम भी डालते हैं तो उससे भी हमारा फसल अच्छा होगा। एक हमारा बायो फर्टिलाइज़र होता है जो हम लोग धान के खेत में यूज कर सकते हैं, अजेक्टोबैक्टर के नाम से, अजोला के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अगर हम लोग अपने खेत में अजोला का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो नत्रजन की मात्रा को कम कर देता है और हमारे खेत में उत्पादन को बढ़ा देता है। हम लोगों को यूरिया थोड़ा कम डालेंगे तो भी हमारा उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो अजोला धान के खेत में बहुत उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ, अब हम लोग खरीफ के मौसम का शुरुआत हो चुका है और जैसे ही वर्षा होती है या हम लोगों के पास जल की उपलब्धता है तो हम लोगों को नर्सरी डाल देना चाहिए, क्योंकि इसका समय एकदम अच्छा समय यही होता है 15 मई से लेकर के 15 जून के आसपास तक हमारा नर्सरी तैयार हो जाना चाहिए और 21 दिन की नर्सरी को हम लोगों को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अगर हमारी अगेती या मध्यम या किसी भी तरह की प्रजाति हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हम अच्छी उपज लेने के लिए थोड़ा पहले ही टाइम से हम अगर नर्सरी लगाएंगे तो नर्सरी के बाद हम लोग टाइम से उसका पौधरोपण कर सकते हैं और फिर हमारा उपज काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारी फसल को एक अच्छा समय टाइम मिल जाता है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। तो देखो कैसन लागल जानकारी बेस है नहीं, तो किसान भाई बहन मन चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है वो बहुत सुंदर है
कि बदलते मौसम में बकरी और भेड़ मन के देखभाल। तो भाई जे पशुपालन करे ना, जे भेड़ बकरी पाले ना, वो मन के जानना बहुत ज़रूरी है कि बदलते मौसम में भेड़ बकरी कर देखभाल कैसे करब, है नहीं। तो चलू इकर जानकारी रौरे मन के हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनके से दिवाए देवा थी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि से संबंधित सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाकुड़ महेशपुर में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल किस तरीके से की जाए, क्योंकि अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोग अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बकरी पालन का कार्य करते हैं। ऐसे में बकरियों की देखभाल बड़ी ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र पाकुड़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि बदलते मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे किया जाए, किस तरह से उनको रख रखाव किया जाए, कैसे उनको खान पान पर, उनके रहन सहन पर, उनके प्रजनन पर हम लोग ध्यान दें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जून ख़त्म हो गया है, जुलाई का महीना शुरू हो गया है और पानी भी गिरना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले जो बात आती है पशुओं में, खास करके बकरियों में, कि उनके रहने का जगह कैसा हो। अगर हम पशु की बात करें तो बकरी और भेड़ ऐसा जानवर है जो कि खुले स्थानों पर और ख़ास करके सूखे स्थानों पर रहना पसंद करती हैं। तो अगर उनकी आवास गीला है, भींगा हुआ है, पानी बरसात की आ रही है, छींटी आ रही है, तो उसमें उनका रहना सही नहीं होगा। उनमें एक बेचैनी आएगी जो कि ना केवल उसके दूध उत्पादन बल्कि उनकी मांस वृद्धि के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सबसे पहले किसान भाई अपने जो बकरियों के रहने की जगह है उनको वो सही कर लें। पानी से भींगा हुआ ना आए, छींटा ना आए। रहने के लिए चूँकि ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है, तो खुला स्थान भी होना चाहिए। सामान्यतः अगर हम बात करें बकरी की तो एक बकरी के लिए 10 से 12 वर्ग फीट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आपकी कमरा 15 बाई 10 की है तो उसमें आप 30 बकरी को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बरसात के समय में आर्द्रता रहने के कारण थोड़ी सी उनकी घनत्व को, उनकी संख्या को कम करना चाहिए। और अगर संभव है तो उनके आवास पर आप एक मचान भी ज़रूर बना दें ताकि उन पर वो चढ़ना कूदना, उछलना कूदना रखें। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ना केवल उसकी एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगी, बल्कि उनकी जो शरीर की शारीरिक क्रियाएं हो वो भी सुचारू रूप से चलेगी, जो उनके उत्पादकता पर सीधा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाई उनके पहले आवास पर आप ध्यान देंगे, ये इनके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि खान पीन पर। अभी जो मौसम आ रहा है इसमें बकरियों के लिए हरा चारा पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो जाती है और किसान बंधु उनको देना भी शुरू कर देते हैं चराने के रूप में या घास काट करके। चूँकि पिछले महीना गर्मी का दिन था, गर्मी की महीना थी, कोई हरा चारा मिल नहीं रहा था और अचानक से आप दे दिए तो इसका प्रभाव उसके पाचन क्रिया पर पड़ेगा और जिसके चलते पतला पैखाना, दस्त होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उनके आहार को चेंज कर रहे हैं तो धीरे धीरे चेंज करें, धीरे धीरे उनकी हरा चारा की संख्या को, मात्रा को बढ़ाएंगे ताकि पाचन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अगर इसके बावजूद भी अगर दस्त देना शुरू करती है तो आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप दवा ज़रूर ले लें। बीमारी भी लगने की संख्या कब बढ़ जाती है। बीमारी में खास करके परजीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःकृमि की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा इसमें पड़ जाती है। तो किसान भाई बंधु, आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने बकरियों को, केवल बकरी ही नहीं, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर हो, गाय हो, कोई भी पशु हो, उसको बरसात से पहले आप कृमिनाशक दवा ज़रूर से ज़रूर दिलवा दें। कृमिनाशक के रूप में आप फेनबेंडाजोल दवा दें और अगर गाभिन नहीं है तो आप एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं या ऑक्सीक्लोजानाइड भी अगर गाभिन नहीं है तो आप दे सकते हैं।
तो कृमि मुक्त आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इस समय में परजीवियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है बरसात के समय में, जो कि उसकी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि अभी आपका बाह्य परजीवी भी, जिसको किलनी हो गया, जू हो गया, लीक हो गया, इस सब की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो आप एक बार आप जहर स्नान ज़रूर से करा लें। ब्यूटॉक्स नाम का दवा आता है, उसको 1 ml प्रति 10 लीटर पानी पर घोल करके, उसको 1 लीटर पर 1 ml पानी घोल करके आप उसको ज़रूर नहला दें, जिससे वो कृमि मुक्त, बाह्य कृमि मुक्त हो जाए। जहाँ तक आपकी आहार की बात है, जो बकरियों को इस सीज़न में एक बकरी को लगभग प्रतिदिन 150 से 200 ग्राम आपका दाना की आवश्यकता पड़ती है। तो दाना अगर आप खिला रहे हैं तो दाना देख लें कि वो भींगा या फफूंद जनित ना हो। जनरली क्या होता है कि बरसात में फफूंद दाना में लग जाता है, और वैसे अगर दाना खिलाते हैं तो दस्त की मात्रा बढ़ जाती है, पतला पैखाना शुरू हो जाता है, या एक कॉक्सीडिया बीमारी होती है, उसकी भी प्रकोप बढ़ जाती है। तो देखो आज रोरोमन के 2 जानकारी दिली है नी, ये 2 जानकारी कैसे लगलक बेस है नहीं से तो किसान भाई बहन मन रोरोमन के हम कहिला कि अगर ऐसा जानकारी कोई रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और हाँ पिन कोड संख्या जरूर लिखा, इके भूले का नखे है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो, अकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।